आपने कहा था इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्फ बिल पे बात, मैं दे रहा हूँ मोदी जी का साथ, इसलिए मैं कांग्रेस को दिखा रहा हूँ हाथ। नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे सबका साथ सबका विकास का नारा, तब जाग रहा था भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा, इसलिए मैं बजा दूंगा कांग्रेस पार्टी के 12। जब तक है इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। गाँव गाँव की बोल रही दादी, राहुल गांधी कब करेगी शादी। लेकिन कॉलेज के ज़माने में वेरोनिका जी, मुझे फिल्म देखने की आदत थी। मुझे फिल्में देखकर मुझे भी लगता था कि अपन फिल्म में आना चाहिए, और फिर मैंने 1-2 फिल्म में टाइटल रोल भी हमने किया है। हिंदू धर्म पूरे देश भर में, पूरा देश हिंदू बन गया, और उसमें मुगल आने के बाद यहाँ के हिंदू लोग ही मुसलमान बन गए। अपने धर्म का प्रचार करना ही है, लेकिन एक धर्म ने दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी है। एक धर्म ने दूसरे धर्म के साथ भाईचारा रखना चाहिए, ये संविधान बताता है। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद काफी कुछ परिवर्तन किए हैं, आपको क्या लगता है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है। मोदी जी का विजन है 2047 में जब आजादी का शताब्दी मनाएगी, तब देश एक ऊंचाई तक पहुंचेगा। जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की है, वो पार्टी का मैं हूँ, और मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में एनडीए में है, और लगातार तीसरी बार मैं मोदी सरकार में मंत्री बना हूँ, और चौथी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसमें मैं मंत्री जरूर रहूंगा। वो बिल्कुल नहीं है आम, क्योंकि उनके नाम में ही है राम। समाज सेवा करना है जिनका काम, अगर उनके टैलेंट की बात करें तो कविताओं से देते हैं वो ज्ञान। वो देश हित के लिए रहते हैं हमेशा उतावले। प्लीज वेलकम श्री रामदास अठावले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलो बोलो वेरोनिका वली, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, और तू यूपी की रहने वाली है। और मुझे मालूम हुआ कि आदि गुरु स्टूडियो में पहली बार मतलब मेरी इंटरव्यू लेने के लिए तो आई है, और तो फिल्म एक्ट्रेस भी है। मतलब मैंने भी शायद तुम्हें एक फिल्म में देखा है, गदर में शायद आपने काम किया है। सर, गदर में नहीं, नॉन स्टॉप धमाल में मैंने काम किया है सर। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। गदर जो नॉन स्टॉप है उसमें भी आपने काम किया है, तो अच्छी बात है। आपका भविष्य बहुत मुझे अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि आप मेरी इंटरव्यू ले रही है, और इंटरव्यू लेने के पहले आपने मेरे ऊपर कविता की है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं तो नहीं करता हूँ किसी ऊपर टीका। मैं तो नहीं करता हूँ किसके ऊपर टीका, क्योंकि आज मेरे साथ है वेरोनिका। क्या बात है, वेरोनिका मेरे साथ है, और आप मेरी इंटरव्यू ले रही है, तो शुक्रिया, और आप इंटरव्यू स्टार्ट कर सकती है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है। आदि गुरु स्टूडियोज़ का ये शो हम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके ऑफिस में। सर, ये जो मेरा इंट्रो आपके अंदाज में लिया है, आप कैसा लगा सर? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मैंने लिखा, मैंने कहा सर का इंट्रोडक्शन उनके अंदाज में होना चाहिए। तो एकदम अच्छा प्रैक्टिस करके आई है, लेकिन मेरा प्रैक्टिस होता है कि जब कोई इशू होता है, सब्जेक्ट होता है, उस पर मैं कविता करता हूँ। और ऐसी मुझे लिखने की आदत नहीं है, मतलब ऐसे बैठे बैठे मैं कविता करता हूँ, और कविता से लोगों को आनंद मिलता है। कविता जब हम सुनाते हैं तब लोगों के तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और खाली रिस्पॉन्स का विषय नहीं है, उनको आनंद मिलता है, वो ताली बजाते हैं। इसीलिए अभी मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि नरेंद्र मोदी जी तो है हमारे सारे देश के लोगों के वाली। सर, ये भी मैंने लिखा है। आपने कहा था इतनी हो गई है रात, वक्फ बिल पे आपने कहा था, मैं कर रहा हूँ वक्फ बिल पे बात, मैं दे रहा हूँ मोदी जी का साथ, इसलिए मैं कांग्रेस को दिखा रहा हूँ हाथ। मुझे इतना मज़ा आया ये सुन के सर। सीरियसली, आप जब भी बोलते हैं ना, एक अलग ही आनंद आता है आपको सुनने में सर। अच्छी बात है ना। अच्छा, अगर तू सुनती रहेगी तो मैं सुनाता रहूँगा, मैं मतलब जो सुनती रहेगी तो ठीक बात है। मतलब ऐसी कविता करने की मुझे आदत है। जिस तरह मैंने बोला था कि इस देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, जब तक है इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। गाँव गाँव की बोल रही दादी, गाँव गाँव की बोल रही दादी, राहुल गांधी कब करेगी शादी।
तो मतलब शादी विषय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी हमारे मित्र हैं और राजनीति में मैं पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में रहा हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर था। चौथी बार मैं शिरडी से लड़ा था, मैं हार गया था, लेकिन उसके बाद मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ आया। नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे सबका साथ सबका विकास का नारा, इसलिए जाग रहा था भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे सबका साथ सबका विकास का नारा, तब जाग रहा था भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा, इसलिए मैं बजा दूंगा कांग्रेस पार्टी के 12। तो मतलब ये हम हमेशा मेरा काम चलते रहता है और अच्छी बात है। चलो आगे। सर, जब आप राजनीति में आए थे तो आपको लगा था कि आप आते आपका ये अंदाज हिट हो जाएगा, या फिर अचानक ये चीज़ हिट हो गई कि जैसे आप बोलते हैं? राजनीति से मेरा वैसा संबंध नहीं था। मैं वैसे गांव से मैं आता हूँ। मेरे गांव में मेरी माताजी खेत में काम करती थी। मामा के गांव में मैं रहता था। मेरे पिताजी मुंबई में मिल में काम करते थे। नायगांव में जो बीड़ी चालिया है यहाँ वो रहते थे। और मैं 6 महीने का था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। कोई प्लेग की साथ आई थी, बुखार की साथ आई थी, उसमें अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर मेरी माँ के साथ माँ मेरी मुझे लेकर अपने माता पिता जी के पास, मामा के पास मुझे लेकर गई थी और वहाँ मैंने पढ़ाई की थी। तो बचपन से मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। जब छोटे थे, 6 साल के 7 साल के थे, तभी हम बाबा साहब की जयंती मनाते थे। गांव में बाबा साहब की जयंती मनाना, वो बैंड बाजा है, बजाने वाला कोई है, लेजीम है, ऐसा जुलूस हम गाँव से निकालते थे और हमें बहुत बड़ा आनंद लगता था कि बाबा साहब ने हमारे इतना किया है। ना तो तब ज़्यादा समझता नहीं था, लेकिन बाबा साहब का नाम हमें मालूम होता था। बाबा साहब की जयंती के लिए मुंबई के कवर हमारे गांव में आते थे और गाने का प्रोग्राम पूरे रात भर रहता था। तो इसी तरह मतलब हमको बाबा साहब के बारे में अट्रैक्शन रहा है। तो राजनीति में आने का मेरा कोई ऐसा विषय भी नहीं था, क्योंकि मैं गरीब घर से मैं आया हूँ। मैं खेत मजदूर के घर से मैं आया हूँ और मेरे मामा ने, मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ने मुझे बड़ा किया है। मेरी माता जी का बहुत बड़ा उसमें सेक्रीफाइस है। तो मैं प्राइमरी स्कूल सांगली में, अगलगांव नाम का गाँव है, वहाँ मैंने मेरी प्राइमरी शिक्षा पूरी की थी। बाद में उसी सांगली ज़िले में सौलज नाम का गांव है, वहाँ मैं हाई स्कूल के लिए मैं उधर आया था और उसके बाद कॉलेज ज़िले में सिद्धार्थ कॉलेज में आया था। तो मेरे चाचा जी दादा अठोले पुलिस में नौकरी करते थे और मुझे 7-8 मुझे चाचा थे, पूरे मुंबई में थे, लेकिन वो भी छोटे मोटे कंपनी में काम करते थे। ये दादू अठोले जो थे ये पुलिस में थे और मैं उनके पास मैं रहता था। मैं सिद्धार्थ कॉलेज जाता था। तब हमारी दलित प्रांतरी की मूवमेंट चलती थी, सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, दलित पर जो अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। जिस तरह अमेरिका में निग्रो समाज पर अन्याय होता था, तो वहाँ ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई थी। उसी धरती पर जब अपने देश में हमारे समाज के अम्बेडकराइट जो विचारवंत थे, लिखने वाले थे, तो अपनी कविता विद्रोही लिखते थे, अपना आर्टिकल वो बहुत ही तेज लिखते थे, जवाब देने के लिए वैचारिक लेखन भी करते थे और दलितों पर होने वाले अत्याचार का कथन वो अपने कथा के माध्यम से, नॉवेल के माध्यम से करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर दलितों को न्याय देना है तो खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कोई मूवमेंट की आवश्यकता है और इसीलिए दलित पैंथर नाम का संगठन यहाँ शुरू करने का निर्णय हुआ। तब मैं नहीं था, मैं तो बाद में आया उसमें। लेकिन राजा ढाले, नामदेव ढसाल जैसे नेता थे, उन्होंने उमाकांत रणधीर थे, अर्जुन डांगले थे, ऐसे अनेक लोगों ने मतलब दलित प्रांत की स्थापना की थी। तो मैं उसी मूवमेंट में, मैं स्टूडेंट के ज़माने में काम करता रहा और एक वक्त ऐसा आया कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में, शरद पवार जी के मंत्रिमंडल में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला। मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था,
लेकिन अचानक मैं मलबार हिल में चला गया, मंत्रालय में चला गया, और मुझे मिलने के लिए वेरोनिका जी इतने लोग आते थे कि रोज 400-500 लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, क्योंकि मैं ग्रास रूट में काम करने वाला कार्यकर्ता था। गांव गांव में जाता था, गांव गांव के दलितों को ही नहीं, महिलाओं पर अन्याय होता था तो मैं आवाज़ उठाता था, मराठा कम्युनिटी पर, किसान पर अन्याय होता था तो मैं आवाज़ उठाता था। तो अनेक विषयों पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, इसके लिए मैं आवाज़ उठाता था। तो अनेक विषयों पर मैं आवाज़ उठाता था। तब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया था, और टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, फ्री पेज जर्नल हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, महाराष्ट्र टाइम्स हो, मराठी न्यूज़पेपर है, हिंदी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें हमारी न्यूज़ भी पूरी आती थी। लेकिन कॉलेज के ज़माने में वेरोनिका जी, मुझे फिल्म देखने की आदत थी, और जब मुझे फिल्म देखने की आदत थी, सभी थिएटर में जाकर, बादल बिजली बरखा यहाँ से है थिएटर, तब था, अभी तो नहीं है, लेकिन बादल बिजली बरखा यहाँ से प्लाजा से, सिनेमा से आगे उधर आता था, तो वहाँ भी हम फिल्म देखने के लिए जाते थे। और मुझे फिल्में देखकर मुझे भी लगता था कि अपन फिल्म में आना चाहिए। और फिर मैंने 1-2 फिल्म में टाइटल रोल भी हमने किया है। एक जोशी और कामले नाम की एक स्टोरी है, तो उसमें भी मैंने छोटा सा रोल मैंने किया था, लेकिन इतना मुझे टाइम में मिला नहीं, क्योंकि मैं दलित अंतर के मूवमेंट में गांव गांव घूमता था, जिले जिले में घूमता था, महाराष्ट्र के बाहर भी 10-12 स्टेटों में जाता था। लेकिन मुझे फिल्म के बारे में बहुत बड़ा अट्रैक्शन था, फिल्म में आना चाहिए ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अचानक मुझे मंत्री बनने का मौका मिला, और मैं पूरा राजनीति में मैं आ गया। नहीं तो मैं फिल्म में काम करने की मुझे बहुत बड़ा शौक भी था। लेकिन तू आज फिल्म में काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, तुझे मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। लेकिन अगर मैं फिल्म में जाता था तो मंत्री नहीं बन सकता था, तो मैं फिल्म में रह जाता था। लेकिन ठीक बात है, तो मैं अभी जिस राजनीति में हूँ, मोदी जी के साथ मैं हूँ, तो मैं राजनीति में समाज का काम मेरा चालू है। वेरोनिका जी, मंत्री जी, आजकल भारत में राजनीति और धर्म, इसका बहुत गहरा संबंध है। आपको क्या लगता है कि राजनीति में धार्मिक जो नेता हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? मुझे लगता है कि राजनीति में काम करने वाले लोगों की भूमिका, जो धर्मगुरु है, धर्मगुरु के बारे में अच्छी भावना होनी चाहिए। लेकिन अपने देश में, वेरोनिका जी, इतना बताना चाहता हूँ कि भारत देश में हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है आज, बाद में मुस्लिम कम्युनिटी है, बाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बाद में बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है। तो ऐसे धर्म के लोग अपने देश में रहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, इसमें अपने देश में 7-8 धर्म के लोग रहते हैं, या 6,000 से ज़्यादा जातियाँ हैं, या 18-20 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन संविधान सभा ने, और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा रोल रहा है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इस देश का संविधान ऐसा बना है कि सर्वधर्म समभाव, सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका। धर्म अपने घर में है, लेकिन हम बाहर आएंगे तो भारत देश का हमें गर्व है। इसी तरह की भूमिका सबकी होनी चाहिए। तो धर्म के लोगों ने भी, धर्म का काम करने वाले लोगों ने धर्म का काम करना चाहिए। कुछ लोगों को राजनीति में आना है तो राजनीति में आ सकते हैं, राजनीति में काम करने वाले लोगों को धर्म का काम करना ही चाहिए, और सर्वधर्म समभाव की भूमिका रहनी चाहिए। एक मैं बताऊं कि अपना देश, वैदिक धर्म अपने देश में था, उसमें चातुर्वर्ण सिस्टम आई थी, और उस चातुर्वर्ण सिस्टम से समाज थोड़ा सा धुमकता हुआ नजर आ रहा था, समाज में विषमता पैदा हो रही थी। तब सिद्धार्थ जो सिद्धोधन राजा के पुत्र थे, और वो ये विषमता देखकर अनर्वस थे, बड़े राजा के पुत्र थे, और रोहिणी नदी के पानी पर शाक्य और कोलीय, ये दोनों पंथों का संघर्ष चल रहा था कि रोहिणी नदी हमारी है, पूरा पानी हमारा ही है। सिद्धार्थ को लगता था कि भाई ये पानी पर युद्ध करना ठीक नहीं है, विवाद करना ठीक नहीं है, नदी सबकी है, पानी सबका है, और सभी ने उसका पानी लेना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये बोले कि नहीं, हम युद्ध करेंगे,
इसीलिए उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी बिहार में, जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी अभी है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो नालंदा तो बाद में आई यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ से नज़दीकी, वहाँ राजगीर है, राजगीर नाम का गांव है, वहाँ एक बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्तूप अशोका ने बनाया है, सम्राट अशोक जी ने। तो वहाँ जहाँ गौतम बुद्ध पहले तपस्या के लिए बैठे थे, बाद में वो बोध गया में आई थी, बिहार में गया जिले में, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो उसके बाद सम्राट अशोका जी के कार्यकाल में सारा देश बुद्धिस्ट था। 2500 साल पहले पूरा देश बुद्धिस्ट था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी बुद्धिस्ट थे। बाद में शंकराचार्य जी आए तमिलनाडु से और उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, और उन्होंने भी मतलब उसमें चातुर्वर्ण सिस्टम को लागू किया। लेकिन वो चातुर्वर्ण सिस्टम ऐसी थी कि जो काम करेगा वो उनका वर्ण, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई करने वाला, क्षत्रिय गांव की सुरक्षा करने वाला, वैश्य व्यापार करने वाला, और शूद्र गांव की सफाई करने वाला। लेकिन ये वर्ण थे काम पर आधारित। मूल हिंदू धर्म को वर्णाश्रम सिस्टम ये आधारित थी, वो मतलब काम पर आधारित थी। बाद में जन्म के आधारित वो जाति व्यवस्था बढ़ती गई और बढ़ती गई, लेकिन वो तो बाद वाली बात हो गई। लेकिन हिंदू धर्म पूरे देश भर में, पूरा देश हिंदू बन गया, और उसमें मुगल आने के बाद यहाँ के हिंदू लोग ही मुसलमान बन गए। यहाँ ईसाई, यहाँ क्रिश्चियन जो बने वो अंग्रेज 150 साल यहाँ रहे, और यहाँ के अपने चातुर्वर्ण के लोग ही ईसाई बन गए हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपका सवाल ये था कि भाई सभी जो धर्मगुरु है, तो धर्मगुरु ने भी संविधान की तरफ देखना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना ही है, अपने धर्म का प्रचार करना ही है। लेकिन एक धर्म ने दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी है, एक धर्म ने दूसरे धर्म के साथ भाईचारा रखना चाहिए, ये संविधान बताता है। और संविधान किसी भी ग्रंथ से सर्वश्रेष्ठ है, अपना अपना धर्म का ग्रंथ तो आदरणीय ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन किए हैं, आपको क्या लगता है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी सोच कर निर्णय लेने वाले प्राइम मिनिस्टर है। इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर हुए, 14 प्राइम मिनिस्टर हुए, 13 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। मोदी जी को लेकर 14 प्राइम मिनिस्टर अभी तक हुए हैं, और 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तो हर एक ने अपना अपना काम किया ही है। लेकिन जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ था। इसीलिए मोदी जी के कार्यकाल में सोच कर हर निर्णय होता है, और इसीलिए अपने को 10 सालों में अपने को डेवलपमेंट दिखाई देता है। नेशनल हाईवे में सुधार दिखाई देता है, जो सिंगल लेन थे वो 4 लेन बन गए, 4 लेन थे 6 लेन बन गए, एयरपोर्ट अच्छे बन गए, ट्रेनों में काफ़ी सुधार हो गया है, मेट्रो हर शहर में जा रही है। तो इसी तरह और कम से कम 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की थी, और ये योजना ये थी कि बैंक में अकाउंट खोलने की योजना थी। देश का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो कम से कम 52 करोड़ लोगों के अकाउंट पूरे बैंक में खुले हैं। 52 करोड़ लोग, और उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, दलित है, आदिवासी, सभी लोगों के अकाउंट खुले हैं। मुद्रा योजनाएं गई, मुद्रा योजना जो है 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक छोटा मोटा धंधा करने के लिए लोन देने का। तो बैंकों ने कम से कम 56 करोड़ लोगों को अभी तक लोन दिया है। उसमें महिलाओं का भी समावेश है, सभी लोगों का समावेश है। गैस सिलेंडर जो है, नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया कि गांव में कोई चूल्हे पर खाना बनाने वाली हमारी माँ बहन है, उनका धुएं से आंखें लाल बूंद हो जाती है। तो उन्होंने विचार किया कि भाई इनके लिए फ्री में गैस सिलेंडर देना चाहिए। तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, फैमिली को अपना गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया है। ये भी स्कीम है। तो चूल्हे पर खाना बनाना बहुत जगह पर अभी पूरा बंद हो चुका है, अपवादात्मक इधर होगा। दूसरा एक उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, और 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, कच्चे मकान के लोगों को पक्का मकान दिया है।
आयुष्मान भारत योजना ऐसी है कि एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने का विषय हो। जिस तरह अभी अपन एक दीनानाथ जो हॉस्पिटल है पुणे में, वहाँ एक औरत डिलीवरी गई और उसको वहाँ 10 लाख रुपए मांगे, मतलब 2.5 लाख रुपए उन्होंने भर भी दिए थे, लेकिन 10 लाख रुपए एकदम लाई गए, कहाँ से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक फैमिली को 5 लाख रुपए साल में देने की स्कीम है। तो आपने जो सवाल पूछा है, नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है। अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें सभी अमेरिका है, रशिया है, यूक्रेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, श्रीलंका है, जापान है, चाइना है, ऐसे सभी अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर का सर्वे हुआ और उसमें 80% पसंदगी नरेंद्र मोदी जी को मिली। और नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया के पूरे पॉपुलर लीडर है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी का विजन है 2047 में जब आज़ादी का शताब्दी मनाएगी तब देश एक ऊंचाई तक पहुंचेगा। मोदी जी के कार्यकाल में हमारी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आई है। अभी 5 नंबर से अभी 4 नंबर पर जा सकती है, 4 नंबर के बाद 3 नंबर पर आ सकती है। इसी तरह की अपनी कोशिश है कि भारत एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका कारण नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी सोच कर निर्णय लेते हैं। इसलिए मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की है, वो पार्टी का मैं हूँ और मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में एनडीए में है और लगातार तीसरी बार मैं मोदी सरकार में मंत्री बना हूँ और चौथी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उसमें मैं मंत्री जरूर रहूँगा। मंत्री जी, एक सवाल बस लास्ट है, आपकी पार्टी आरपीआई का फ्यूचर विजन क्या होने वाला है मंत्री जी? एक जाते जाते बता दीजिए। मेरी पार्टी का विजन यह है कि बाबा साहब का कहना ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर 1952 के चुनाव में मुंबई से लोकसभा चुनाव में खड़े थे। रोज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा था, मतलब सबका योगदान संविधान सभा का उसमें था। ड्राफ्टिंग कमेटी के नाते बाबा साहब अम्बेडकर रात रात जाकर 26 अलीपुर रोड दिल्ली में वहाँ संविधान का ड्राफ्ट लिखते थे। उन्होंने अपने तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाबा साहब अम्बेडकर बहुत जल्दी चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को ये चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक भूमिका रखी थी कि रिपब्लिकन पार्टी स्थापित होनी चाहिए और उस पार्टी में दलित के साथ साथ सारे दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाएं, और महिलाओं के लिए एक हिंदू कोड बिल था। बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने सभी जाति धर्म के महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। लेकिन जो हिंदू कोड बिल जो है ये पार्लियामेंट ने नामंजूर कर दिया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अगर आप महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते तो फिर आप हमें मंत्रिमंडल में रहने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। तो आपने जो पूछा है मुझे कि बाबा साहब का विजन, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा व्यापक थी। जो कष्ट करने वाला आदमी है, गरीब आदमी है, युवा है, महिला है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ब्राह्मण है, हिंदी भाषिक है, मराठी भाषिक है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है। और मेरी पार्टी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में सब राज्यों में है। नागालैंड मेरी पार्टी के 2 एमएलए हैं, मणिपुर मेरी पार्टी रिकग्नाइज हुई है, मेरे पार्टी को गन्ना किसानी सिंबल उधर मिला है और सभी राज्यों में दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर राज्य में मेरी पार्टी का यूनिट है। इसीलिए मैं पार्टी को बढ़ा रहा हूँ और मेरी पार्टी का विजन है सभी वर्गों को न्याय मिलना और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान का भारत को मजबूत करने की भूमिका हमारी है। उसी दिशा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने हमें समय दिया। आप बेस्ट विशेस दीजिए हमारे इस शो को। हमारा इस शो का नाम है, मैं थोड़ा इतना बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे इंटरव्यू को कहाँ से करूँ शुरू, मैं मेरे इंटरव्यू को कहाँ से
शुरू करूं, क्योंकि तुम्हारे स्टूडियो का नाम है आदि गुरु। क्या बात है सर, आदि गुरु स्टेडियम के स्टूडियो के माध्यम से आपने मेरी इंटरव्यू ली है, और तुझे भी आगे की फिल्म जल्दी अच्छी मिले, तो एक अच्छी पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस बने, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। और आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच।